अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज है जुमा यानी फ्राइडे के महीने का 15वां हफ्ता। आज की इस वीडियो में आपके सवालात के जवाबात वीडियो की शक्ल में देने की कोशिश की जाएगी। आज के सवालात बहुत ही अहम हैं और बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। उम्मीद है कि वीडियो लंबी हो जाए लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मुफीद है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और समझने की कोशिश करें। और आप भी अपने सवाल रखना चाहते हैं तो बुध को रात 9 बजे के बाद कम्युनिटी टैब में एक इश्तिहार लगाया जाता है फ्राइडे के वीडियो के नाम से। वहाँ आप अपने सवाल रख सकते हैं जिनके जवाब जुमा को शाम में वीडियो की शक्ल में दे दिए जाएंगे। तो चलिए बिला आखिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां आपको मिलेगा इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे ये ऑप्शन मिलेगा। उसकी तमाम वीडियोस को देखें। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देखें लेसन वाइज वीडियोस। वहां आपको सिलसिलावार असबाक मिलेंगे 1 से लेकर 72 तक। सारी चीजें आपको टेंसेस वगैरह वहीं मिलेंगे। आप बहुत हद तक अंग्रेजी सीख। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला सवाल है अनस खान की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि हजरत बखैर होंगे। आपसे एक दरख्वास्त है कि 26 जनवरी के उन्वान पर एक छोटी सी तकरीर पेश कर दें, मेहरबानी होगी। जी, आपकी तकरीर इंशाल्लाह कल 3 बजे अपलोड कर दी जाएगी। मुख्तसर होगी या अगर लंबी हो तो आप अपने एतबार से थोड़ी शॉर्ट कर लेंगे, जो पैराग्राफ है कम कर लेंगे। तकरीर कल 3 बजे यानी शनिचर को 3 बजे अपलोड कर दी जाएगी वीडियो की शक्ल में। PDF वगैरह जो भी उसकी का उर्दू तर्जमा होगा वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है नूर नेटवर्क की जानिब से। इनके 3-4 सवाल हैं। पहला सवाल है कि रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल किसे कहते हैं और ये कब इस्तेमाल होता है। और भी इनके सवाल हैं। दूसरा है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल यानी कि ओमिशन ऑफ द आर्टिकल की कौन कौन सी सूरतें हैं, माँ मिसाल वजाहत फरमाएं। इसी तरह इन्होंने पूछा है कि एट्रीब्यूटिवली एंड प्रिडिकेटिवली ये दोनों क्या है और कब इस्तेमाल होते हैं और ये किसकी किस्में हैं, बयान फरमाएं, माँ मिसाल। और इस तरह आगे भी इन्होंने एक सवाल पूछा है कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और किसे कहते हैं। तो इनके चारों सवालात के जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल किसे कहते हैं और ये कब इस्तेमाल होता है। यानी आर्टिकल का तकरार, यानी जो आर्टिकल होता है AN लगाते हैं किसी भी नाउन के शुरू में और या दा वगैरह लगाते हैं, तो ये इसका एक लगाना या दो लगाना ये रिपीटिशन उसी को कहते हैं आर्टिकल। तो एक लगाना चाहिए या दो लगाना चाहिए, इसके सिलसिले में जो कवायद है वो क्या है। तो देखिए, इसके सिलसिले में वैसे तो और भी कई कवायद हो सकते हैं लेकिन आसान सा तरीका ये है कि हम जब उर्दू में बोलते हैं इसे समझिए कि किसी भी नॉन की अगर दो सिफत लाई जाए यानी दो एडजेक्टिव बयान किए जाए तो अगर देखना ये है कि दो जो एडजेक्टिव बयान किए गए हैं, लाए गए हैं, वो किसी एक नाउन के बारे में है या फिर दो नाउन के बारे में है। यानी एडजेक्टिव जो सिफत लाई गई है वो किसी एक नाउन के लिए लाई गई है या दो नाउन के लिए लाई गई है। अगर एक नाउन के लिए लाया गया है वो एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव किसी एक नाउन के लिए, तो फिर आपको एक आर्टिकल की ज़रूरत है, एक लगाएंगे। जैसे मिसालों से आपको समझाते हैं कि जैसे मुझे बोलना हो कि मेरे पास एक काली और सफ़ेद गाय है। मेरे पास एक काली और सफ़ेद गाय है। अब मैंने गाय की एक सिफत बयान की है काली और सफ़ेद, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक ही गाय है, उसका रंग काला और सफ़ेद दोनों है। तो एक गाय है, उसकी मैं दो सिफत बयान कर रहा हूँ, काली और सफ़ेद। तो चूंकि गाय एक ही है यानी नॉन एक ही है, उसकी दो सिफत बयान कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर मुझे एक ही आर्टिकल की ज़रूरत होगी। अब मैं कहूँगा आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट काउ। तो देखिए, मैंने सिर्फ एक का इस्तेमाल किया, एक आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। आगे आई हैव अ ब्लैक एंड अ नहीं लगाया, बल्कि आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट काउ। लेकिन अगर सिफत दो हो, एडजेक्टिव दो हो और दो अलग अलग नाउन के हो, तो उस सूरत में आप दोनों में अलग अलग आर्टिकल लगाएंगे। जैसे मुझे अगर उर्दू में कहना हो कि मेरे पास एक काली और एक सफ़ेद गाय है, यानी दो गाय के बारे में दो अलग अलग सिफत बयान कर रहे हैं, तो नाउन दो हो गए, सिफात भी दो है। अब यहाँ पर दो अलग अलग आर्टिकल लाएंगे और कहेंगे आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, कि मेरे पास एक ब्लैक यानी काली और एक सफ़ेद गाय है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा ये है कि अगर दो नॉन आए हैं, किसी भी शख्स के मुतालिक या बारे में दो नॉन आए हैं, तो अगर एक शख्स के बारे में है वो दो नाउन, अगर एक शख्स के बारे में है तो फिर एक आर्टिकल लाने की ज़रूरत है। लेकिन वो जो दो नाउन आए हैं वो किसी दो अलग अलग शख्सों के बारे में है या चीज़ों के बारे में है, फिर दो आर्टिकल लाने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मिसालों समझते उर्दू के कि अगर मुझे कहना हो कि मेरे पास
एक हाफिज और कारी आया। मेरे पास एक हाफिज और कारी आया। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो आने वाला है वही वो एक आदमी है और वो हाफिज भी है कारी भी है। उसकी दो सिफत है कि वो हाफिज भी है कारी भी है। तो मैंने एक ही आदमी के दोनों लाए हैं, दो बयान किए कि वो हाफिज भी है कारी भी है। तो इस सूरत में मैं एक आर्टिकल लाऊंगा और कहूंगा आ हाफिज। मैं कहूंगा आ हाफिज एंड कारी केम टू मी। आ हाफिज एंड कारी केम टू मी, कि मेरे पास एक हाफिज और कारी आया। लेकिन अगर मुझे कहना हो कि मेरे पास एक हाफिज और एक कारी आया, यानी दो के बारे में बात कर रहा हूँ, दो शख्सों के बारे में, एक हाफिज है एक कारी है। चूंकि अब दो हो गया तो इस सूरत में हमें दो आर्टिकल लाने की जरूरत होगी और मैं कहूँगा आ हाफिज एंड अ कारी। A हाफिज एंड अ कारी केम टू मी, कि मेरे पास एक हाफिज और एक कारी आया। तो बस इतना सा फ़र्क है कि अगर नॉन या जो जिसके बारे में आप तस्करा कर रहे हैं वो जहन में दो हो तो फिर आप दो आर्टिकल लाएंगे, सिफात जितने होंगे उसके एतबार से आर्टिकल लाएंगे, और अगर एक हो तो फिर एक आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल इनका था ओमिशन ऑफ द आर्टिकल क्या है, कि कौन कौन सी सूरतें हैं मिसाल बयान करें, यानी आर्टिकल को कहाँ कहाँ पर हज़फ कर दिया जाता है, ए एन या द वगैरह को कहाँ कहाँ हज़फ कर दिया जाता है। तो मैं अगर आपको ये बताने लगूँ तो इसके कई कवायद है और काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं आपको इस पर वीडियो बनी हुई है, सबक नंबर 42-43 आप देख लें अच्छे से। वहाँ आखिर में हर वीडियो, दोनों वीडियो के आखिर में बता दिया गया है कि कहाँ पर द लगाएंगे कहाँ पर नहीं लगाएंगे, यानी कहाँ पर हज़फ किया जाता है, वो आखिर में बता दिया गया, आप वहाँ से देख लें। दूसरा इनका सवाल है कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और किसे कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के माना होता है किसी भी चीज़ को शॉर्ट मुख्तसर करना। तो आप यूँ समझिए इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन होता है कि दो या दो से ज़ायद जो अल्फाज होते हैं उनको शॉर्ट करके एक बना लेना, और ये इंग्लिश में होता है, आमतौर पे इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज़ नोट के साथ, नोट और इज़ लगाना होता है तो हम बोलते हैं इज़ नॉट, लेकिन ये दो वर्ड हैं, दो अल्फाज हैं, इन दोनों को जब हम शॉर्ट कर देते हैं, मिला देते हैं तो लिखते हैं इज़न्ट। इस तरह डू नॉट है, इन दोनों को मिला देते हैं डोंट बोलते हैं। कैन नोट को कांट बोलते हैं, डज नोट को डजंट बोलते हैं, विल नोट को वॉन्ट बोलते हैं। तो ये जो दो अलग अलग थे इनको एक कर लिया गया, वॉन्ट डोंट, इसी को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, कि दो तीन अल्फाज को मिलाकर एक कर लेना, और ऐसा इज़ वगैरह के साथ, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके साथ नोट वगैरह मिला करके बनाते हैं, और भी कई तरह के होते हैं, तो इन्हें कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अगला और आखिरी सवाल आपका ये था नून नेटवर्क साहब का, कि एट्रीब्यूटिवली और प्रिडिकेटिवली किसे कहते हैं, ये दोनों क्या है और कब इस्तेमाल होते हैं और ये किसकी किस्म है, बयान फरमाएं मिसाल। तो इसे भी अगर मैं मिसालों के साथ बहुत ज़्यादा बयान करने लगूँ तो काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ कि ये एट्रीब्यूटिवली और प्रिडिकेटिवली होता क्या है। देखिए, ये जो एडजेक्टिव होता है, सिफत, उसको कहाँ पर लिखा जाए कहाँ पर रखा जाए उसके सिलसिले में ये बयान होता है। एट्रीब्यूटिवली कहते हैं कि सिफत को नॉन से पहले लाया जाए, और प्रिडिकेटिवली कहते हैं कि सिफत को नॉन के बाद लाया जाए। तो आमतौर पे जो नॉन सिफत आता है वो एडजेक्टिव आता है वो नॉन से पहले आता है। जैसे एग्जांपल से आपको समझाते हैं, दिस इज़ अ गुड बॉय। अगर हमें बोलना हो कि ये अच्छा लड़का है तो उसे हम कहेंगे दिस इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ जो गुड बॉय आया है तो बॉय एक नाउन है और गुड एक एडजेक्टिव यानी सिफत है। तो देखिए, गुड जो है एडजेक्टिव, ये किससे पहले आया है, नॉन से पहले आया है। तो नॉन से पहले, तो ये एट्रीब्यूटिवली हुआ कि नॉन से पहले जो एडजेक्टिव आया उसे तरीका कहते हैं कि ये एट्रीब्यूटिवली है, कि नॉन से पहले एडजेक्टिव आया है। दूसरी मिसाल से समझते हैं कि दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अगर हमें बोलना हो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कि वो एक खूबसूरत फूल है, वो एक खूबसूरत फ्लावर है यानी फूल है। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर एक नाउन है और ब्यूटीफुल एक सिफत है, एडजेक्टिव है। तो फ्लावर नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव आया है, तो ये तरीका होता है, इसको एट्रीब्यूटिवली कहते हैं। लेकिन प्रिडिकेटिवली किसे कहते हैं, कि नाउन के बाद एडजेक्टिव आए। ऐसा खुसूसी मकामात में होता है। जैसे अगर आप इसी को इस तरह बनाएं कि पहली मिसाल जो थी कि दिस इज़ अ गुड बॉय, तो इसे अगर हम कहेंगे दिस बॉय इज़ गुड, दिस बॉय इज़ गुड, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लड़का अच्छा है। मफहूम दोनों का एक है, दिस इज़ अ गुड बॉय या दिस बॉय इज़ गुड, एक ही मफहूम है कि ये लड़का अच्छा है, ये एक अच्छा लड़का है। लेकिन तरीका अब बदल गया, अब हमने कहा दिस बॉय इज़ गुड। तो देखिए, बॉय एक नाउन है
और गुड एक नॉन की सिफत है, यानी जो लड़का है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो दिस बॉय इज़ गुड, तो गुड अब आखिर में आया है, नॉन जो है बॉय उसके बाद आया, तो देखिए यहाँ पर तरीका बदल गया। तो नॉन के बाद जो एडजेक्टिव आता है उसको प्रीडिकेटिवली कहते हैं। इस तरह एक और मिसाल ले लीजिए। एक दूसरा तरीका होता है, जैसे अगर बोलना हो कि आई हैव बाउट अ डायमंड, हमने कहा आई हैव बाउट अ डायमंड ग्लिटरी एंड प्राइसलेस, ग्लिटरी एंड प्राइसलेस, कि मैंने एक डायमंड खरीदा। अब यहाँ पर हमने आगे एक चीज़ बताई है डायमंड के बाद ग्लिटरी एंड प्राइसलेस, कि ये एक चमकदार है और प्राइसलेस है, यानी इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती, बहुत ज़्यादा आला है। तो यहाँ पर जो हमने डायमंड के बाद बयान किया है ये ताकीद के लिए बयान किया है। ये देखिए डायमंड एक नॉन है और नॉन के बाद हमने ग्लिटरी उसकी सिफत बयान की है और प्राइसलेस भी उसकी दूसरी सिफत बयान की है। तो देखिए नॉन के बाद सिफत आ गया, ये ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। और भी शेर व शायरी में नॉन के बाद इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे और कई तरीके होते हैं, ये एक आमतौर पर इस्तेमाल होता है, वो मैंने आपको बता दिया, इसे प्रीडिकेटिवली कहते हैं। अगला सवाल है एमडी अबू तलहा की जानिब से, हजरत बेहतर अंदाज में इंग्लिश बोलने के लिए टेंस के अलावा और किन किन अमलों का इल्मों का होना ज़रूरी है। उम्मीद है कि जनाब ने हमारा सवाल समझ लिया होगा। तो देखिए टेंस के अलावा आप जो चीज़ें ज़रूरी होती है बोलने के लिए या लिखने वगैरह के लिए, तो वो होती है आपको प्रीपोजिशन, एडवर्ब और जो कंजक्शंस हैं उनके अल्फाज का इस्तेमाल आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, शर्तिया जुमले, वो मालूम होना चाहिए। जुमलों को जोड़ने के लिए जो रवाबित होते हैं, यानी कि समझ लीजिए लिंकिंग वर्ड्स, कनेक्टर जो होते हैं उनका मालूम होना ज़रूरी। इसी तरह कुछ एडवांस स्ट्रक्चर होते हैं वो मालूम होना ज़रूरी, जुमले बनाने के लिए काम आते हैं। और तर्जमा कैसे करते हैं उर्दू इंग्लिश उर्दू, ये सब तरीके मालूम होने चाहिए तो आप सीख सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, यानी टेंस वगैरह जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इन सब जानने के बावजूद अगर आप मश्क नहीं करते हैं तो इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल है। यानी इन सब को सीखने के बावजूद भी इन सब का मदार है, बोलने का मदार है वो प्रैक्टिस और मश्क पर। जितना ज़्यादा मश्क करेंगे उतना ज़्यादा बोल पाएंगे। अगला सवाल है साद खुर्शीद की जानिब से, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत को ऐसी किताब बताइए जिससे इंग्लिश सीखने में आसानी हो। इसी तरह का और भी कई लोगों ने सवाल किया है, जैसे परवेज चौधरी साहब ने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, को ऐसी किताब बता दीजिए जिससे ग्रामर अच्छी हो सके और वो किताब PDF की शक्ल में भी मौजूद है। और इसी तरह साद खुर्शीद ने ये पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हज़रत मैं उर्दू और हिंदी जानता हूँ, इसी तरह की कोई बेहतरीन सी किताब बताएं जो उर्दू से इंग्लिश या हिंदी से इंग्लिश हो, जिससे बआसानी हम इंग्लिश सीख सकते हैं, या कोई ऐसी किताब आपने तैयार की हो, रहनुमाई फरमाएं। तो ये जितने भी सवालात हैं इन सब का खुलासा एक ही ये है कि कोई किताब की रहनुमाई। तो देखिए किताब तो वैसे बहुत सारी हिंदी इंग्लिश में है, लेकिन जो ग्रामर सीखने के ताल्लुक से PDF में मौजूद है वो अंग्रेज़ी ग्रामर बहुत मशहूर है, इससे भी आप बहुत हद तक सीख सकते हैं और ग्रामर आपको क़वायद अच्छे बहुत हद तक आ जाएगा। इसी तरह आसान अंग्रेज़ी क़वायद एक किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वो भी बहुत अच्छी किताब है जिसमें ग्रामर अच्छे अंदाज में बयान किया गया है। लेकिन उसके अलावा और कोई किताब जिससे आप सही तौर पर अंग्रेज़ी अपने एतबार से एक मौलवी, एक उर्दू जानने वाला सीख सके, ऐसी मेरी नज़र से नहीं गुजरी है। तो मेरा ये कोर्स चल रहा है असबाक का, उसमें मैं इसे इसी अंदाज से ढाल रहा हूँ कि आखिर में इसकी एक किताब बनाऊँगा और आपके सामने पेश करूँगा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, जब ये 100 से ज़्यादा असबाक हो जाएंगे, जो मुकम्मल कोर्स हो जाएंगे, तो ये किताबी शक्ल में आ जाएगा। और इसमें मैंने एक आलिम होने की हैसियत से उसी अंदाज से ढालने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है जैसे उर्दू दाँ को ज़रूरत पड़ती है, मदरसे के तलबा को ज़रूरत पड़ती है। तो ये बाद में मिल जाएगा, वरना आसान अंग्रेज़ी क़वायद और अंग्रेज़ी ग्रामर जो है सईद आबिद साहब की, इससे आप बहुत हद तक क़वायद सीख सकते हैं और अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। अगला सवाल है दाऊद खान की जानिब से, सर इंग्लिश का तलफ़्फ़ुज़ बहुत बड़ा मसला है, इसको कैसे हल करूँ? तो इंग्लिश का तलफ़्फ़ुज़ वाक़यातन मसला है कि तलफ़्फ़ुज़ की बहुत अहमियत है, प्रोनंसिएशन की। तो इसके लिए आसान सा तरीका है, आप डिक्शनरी का ज़्यादा से ज़्यादा सहारा लें और जो अल्फाज जो भी होते हैं उनको डिक्शनरी से देखकर आप तलफ़्फ़ुज़ याद करें, लुग़त से देखकर हल करें। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़ुबान ज़द होगा, मालूम होगा तलफ़्फ़ुज़, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोनंसिएशन यानी इंग्लिश का तलफ़्फ़ुज़ इम्प्रूव होगा। उसके लिए आप डिक्शनरी का सहारा लेंगे और कोई रास्ता नहीं है नज़र आता। बहुत सारे ऐप भी हैं, मैंने बता रखे हैं, देख सकते हैं, आपको वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगी। अगला सवाल है मोहम्मद आसिफ की जानिब से, इंग्लिश सीखना आसान या मुश्किल? देखिए इंग्लिश सीखना या कोई भी ज़बान सीखना आसान या मुश्किल ऐसा कोई होता नहीं है।
अगर देखा जाए तो अरबी के एतबार से तो ये आसानी है। जो चीज़ ज़्यादा आम और राइज होती है वो आसान ही हो जाती है और मुश्किल नहीं रहती है, लेकिन जो आम नहीं होती उसका सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इंग्लिश ऐसा भी नहीं है कि इसका सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। थोड़ी मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, बस मेहनत और सही रहनुमाई की ज़रूरत है। तो दोस्तों यही कुछ चंद सवालात थे जिनके जवाब देने की मैंने हत्तल इम्कान कोशिश की है। हो सकता है किसी का रह गया हो, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जिनका रह गया छूट गया उनको आइंदा मैं हल करने की और बताने की कोशिश करूंगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और जवाब भी बहुत हद तक पसंद आए होंगे। और पसंद आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में तबसरा करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।